गुड मॉर्निंग समर सोनी। आ गए सब लोग, स्टार्ट किया जाए। थोड़ा लेट आते हैं बच्चे वैसे। आवाज मिल रही है समर सोनी? हेलो समर सोनी। ये भी नहीं है। आएंगे थोड़ी देर में। जहांगीर के बारे में तो एक बार। हाँ जी आ गए, ठीक, ओके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जहांगीर शब्द का मीनिंग है वर्ल्ड विक्टर, यानी विश्व विजेता। जहां माने संसार, गिर माने विजेता या वर्ल्ड कॉन्करर। योगेंद्र वर्मा जी गुड मॉर्निंग, प्रणाम जी। समर सोनी जी, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ सर आपका। ठीक बेटे, 9:30 से क्लास थी तो मैं आ गया हूँ। और जहांगीर आज स्टार्ट करना है, तो जहांगीर के बारे में जितने भी कंटेंट्स हैं वे सारा आपको बताने वाला हूँ। जहांगीर शब्द का मीनिंग है विश्व विजेता। जहां माने संसार, गिर माने विजेता, वर्ल्ड विक्टर। वैसे तो जहांगीर का असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर है। सलीम इसलिए क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। अकबर इसको शेखू बाबा कहता था। तो इस तरह से रियल नेम इसका अगर पूछा जाए तो ये इसका असली नाम था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। बड़े बड़े नाम होते थे इनके, केवल नूरुद्दीन भी आप लिख सकते हैं। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। और वैसे जहांगीर की कई संतानें हैं, कई पत्नियां थीं, कई संतानें थे। लेकिन अर्जुन आ गए आप। गुड मॉर्निंग अर्जुन। चलिए आते जाइए, जुड़ते जाइए जल्दी जल्दी। तो जहांगीर कई संतानें थी। बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा, दूसरा बेटा खुर्रम, तीसरा बेटा शहरयार, चौथा बेटा मोहम्मद परवेज। पत्नियां भी कई सारी थी। रोहित शर्मा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई? हम तो ठीक ठाक हैं, आप बताएं। चलिए जुड़िए जल्दी जल्दी, फिर फ्लो बनाया जाए पढ़ाने का। अजीत गुड मॉर्निंग भाई। तो जहांगीर स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा बताए हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन किया है। असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। अकबर इसको शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। जहांगीर नाम का तो विश्व विजेता है, लेकिन वह काबुल भी खो चुका था। काबुल भी नहीं था इसके पास। जहांगीर के शासनकाल में तमाम घटनाएं हुई थीं, आपको सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन जहांगीर की चार संतानों के नाम ये हैं। बड़ा वाला खुसरो, दूसरा वाला खुर्रम, तीसरा बेटा शहरयार,
चौथा बेटा परवेज। ये 4 संतानें थी। बड़े वाले खुसरो ने विद्रोह किया था। जहांगीर जैसे ही सत्ता में आया, बड़ा बेटा खुसरो ने 1605-6 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कारण ये था कि अकबर खुसरो को सत्ता देना चाहता था। इसलिए जब जहांगीर को सत्ता दे दिया तो खुसरो की महत्वाकांक्षा जाग गई। 1605-6 में खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास गया। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को विजयी होने का आशीर्वाद दिया और खुसरो की मदद भी किया। कहा जाता है कि कुछ पैसे भी दिया और कुछ सेना भी दिया एवं समर्थन भी किया। इस बात की खबर जब जहांगीर को लगी तो जहांगीर ने गुरु पर 2500 रुपये फाइन लगा दिया, क्योंकि गुरु ने उसके बड़े बेटे खुसरो को जहांगीर के खिलाफ भड़काया था। गुरु के पास पब्लिक फंड के पैसे थे, पब्लिक मनी था, लेकिन गुरु ने 2500 रुपये फाइन देने से जहांगीर को मना कर दिया। इसलिए जहांगीर ने गुरु को पकड़वा लिया। 1606 में गुरु अर्जुन देव को पकड़वा लिया और टॉर्चर भी करवाया, प्रताड़ना भी दिया। देन इसके बाद गुरु की हत्या भी करवा दिया और गुरु की डेड बॉडी इधर रावी नदी में फेंकवा दिया गया था। तो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। क्यों करवाई, ऐसा अगर पूछा जाए तो गुरु ने बड़े पुत्र खुसरो को जहांगीर के खिलाफ भड़काया, विद्रोह के लिए उसका समर्थन किया, सपोर्ट किया। तो इस तरह से 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई। यहीं से सिख गुरु और मुगलों में अनबन हो गई थी। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से गुरु की प्रथा वंशानुगत हो गई थी। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने 5 सिख गुरुओं की वाणी आदि ग्रंथ में कंपाइल्ड किया है। तो 1606 में 1606 में 1606 में इनकी हत्या जहांगीर ने करवाई, क्योंकि गुरु ने इसको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन आदि ग्रंथ ये गुरमुखी में है। आदि ग्रंथ गुरमुखी में है। 5 गुरुओं की वाणी है इसमें। इसका संकलन इन्होंने किया था। तो 5वें सिख गुरु का बड़ा महत्व है, बड़ा इंपॉर्टेंस है। सबको गुड मॉर्निंग, सबको हेलो। तो थोड़ा सा बताए हैं, आगे चलते हैं। कहा जाता है कि गुरु की हत्या होने के बाद सिख और मुगलों में अनबन हो गई। जहांगीर ने अपने बड़े बेटे खुसरो को गिरफ्तार करवा लिया और खुसरो को अंधा बना दिया। बाद में रहम आ गई, खुसरो की आंखों का इलाज करवाया। लेकिन 1622 में इस वर्ष खुसरो का देहांत हो गया। खुसरो के डेथ के बाद इसका टॉम्ब इलाहाबाद में बनवाया, यानी इसको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर इसकी डेड बॉडी दफना दिया गया। खुसरो पार्क इलाहाबाद में इसके नाम से, खुसरो बाग। तो इसी बाग में इसको दफनाया गया। वैसे इसकी मम्मी का नाम शाह बेगम था।
यानी हिज मदर मानबाई। जहांगीर ने इसको शाह बेगम की टाइटल दिया था। मानबाई मानसिंह की बहन थी। मानबाई मानसिंह की बहन, तो इसकी मदर को शाह बेगम की उपाधि दिया था। बाद में जब मानबाई का देहांत हो गया तो मानबाई को भी खुसरो बाग में ही दफनाया गया है। और इसकी एक बहन भी थी, इसकी सिस्टर थी, उसको भी खुसरो पार्क में ही दफनाया गया है। तो इलाहाबाद का खुसरो बाग खुसरो मिर्जा के नाम से है, अमीर खुसरो के नाम से नहीं है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय में थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। तो बड़ा बेटा इसको अंधा बना दिया, लेकिन इस समय इसका देहांत हो गया। बाकी 3 बेटे बचे, तीनों में खुर्रम शहरयार उत्तराधिकार के लिए, इन दोनों में उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई थी। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उत्तराधिकार की लड़ाई में खुसरो के फादर इन लॉ आसफ बेग ने इसका सपोर्ट किया और इसकी मदर इन लॉ नूरजहां ने इसका सपोर्ट किया। आसफ बेग और नूरजहां भाई बहन थे, दोनों अपने अपने दामाद को उत्तराधिकारी बनाने के लिए आपस में लड़ गए। बाद में नूरजहां हार गई थी और उसका भाई आसफ बेग जीत गया था। आसफ बेग का दामाद खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा गया। आगे बताएंगे इसको आपको। तो जहांगीर की कई पत्नियां थीं, जिसमें पहली राजपूत पत्नी का नाम मानबाई था। फर्स्ट राजपूत पत्नी मानबाई, ये थी डॉटर ऑफ भगवान दास, और ये थी सिस्टर ऑफ मान सिंह। वाइफ ऑफ अकबर, सॉरी वाइफ ऑफ जहांगीर, मदर ऑफ खुसरो मिर्जा। तो भगवान दास मान सिंह के पिताजी थे। जहांगीर ने इसको टाइटल दिया था शाह बेगम की। शाह बेगम मुस्लिम नाम, जहांगीर ने इसको उपाधि दिया था। दूसरी राजपूत पत्नी जगत गोसाई, या इनको जोधाबाई भी कहा जाता है, और ये थी डॉटर ऑफ मोटा राजा, डॉटर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, और ये जोधपुर के राजा थे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जगत गोसाई जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। मोटा राजा की टाइटल अकबर ने दिया था। ये थी वाइफ ऑफ जहांगीर, मदर ऑफ खुर्रम यानी शाहजहां। शाहजहां की मदर थी ये। तो जगत गोसाई जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। उदय सिंह जोधपुर के राजा थे। जोधाबाई इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि जोधपुर से बिलोंग करती थी। मिथुन कुमार राणा गुड मॉर्निंग भाई। विनय यादव गुड मॉर्निंग। इमरान मोहम्मद हेलो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई सबको। तो ये सारी बातें आप देखें ध्यान से। जगत गोसाई को ही जोधाबाई कहा गया है। खुर्रम यानी शाहजहां जोधाबाई से ही पैदा हुआ।
इसलिए याद रखें जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी। यदि आप जोधाबाई अकबर की पत्नी लगा देंगे तो शाहजहां नाजायज हो जाएगा ना, इलीगल हो जाएगा, जबकि शाहजहां जहांगीर का बेटा था। इसलिए बेटे याद रखें, हीराबाई, हरकाबाई, मरियम उज जमानी, ये अकबर की राजपूत पत्नी का नाम था। एनसीईआरटी के पेज नंबर 151 और 154 पर दोनों क्लैरिफाई किया है। एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 151 पर और पेज नंबर 154 पर दोनों क्लियर किया है। कहा जाता है कि सलीम की शादी जोधाबाई से हुआ था। अकबर सलीम की बारात लेकर मोटा राजा उदय सिंह के महल पर ले गया था बारात, और सलीम की शादी जोधाबाई से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करवाया था। पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई मुगल एम्परर अपने पुत्र की बारात लेकर किसी राजा के घर गया था। अन्यथा बेटे मुगल एम्परर बारात नहीं लेके जाते थे। अगर मुगल एम्परर की निगाहें किसी राजा की कन्या पर जम गईं तो राजा कहा जाता था कि अपनी पुत्री की डोली मुगल एम्परर के महल पर भिजवा दो, अन्यथा लड़ाई का सामना करो। तो इस तरह से बेटे बारात लेके गया और डोली, बारात शादी के पश्चात डोली लेके महल पर आया, ऐसा नहीं कि जीत कर लाया। इसलिए जहांगीर की पत्नी जोधाबाई जोधा अकबर की नहीं थी। और पहली बार कोई मुगल एम्परर किसी हिंदू के घर बारात लेके गया, कई सारे ट्रेडिशन रिचुअल्स हिंदू परंपरा के हिसाब से करवाया गया था। मोटा राजा की टाइटल इनको अकबर नहीं दिया था, उदय सिंह को। तो जगत गोसाई को जहांगीर ने ताज बीबी मकानी की टाइटल दिया था। ताज बीबी मकानी, ये जोधाबाई का नाम, ये टाइटल जहांगीर ने दिया था। शाह बेगम मानबाई को दिया था, जगत गोसाई को ताज बीबी मकानी की टाइटल दिया था। मनोज सर साइड का कट जाता है। साइड तो ठीक जा रहा है बेटे, यहां पर जो स्क्रीन है हमारे सामने उस पे साइड वाला पूरा दे रहे हैं, ठीक है। राहुल, इतना सब जो आप बताते हो वो लिखें कैसे और नोट कैसे बनाएं उनके सर? बेटे हम इसका पीडीएफ एक बच्चे को दिए हुए हैं, सुरजीत नाम है, पीडीएफ हिंदी मीडियम में सुरजीत को हमने दिए हैं। अगर सुरजीत आपके कांटेक्ट में हो आप उससे ले लो। हाँ बेटे ऊपर वाला कट गया है, ऊपर वाला कट गया है 1-2 लाइन, वो हम नीचे लिख देते हैं। ये वाला लाइन कटा हुआ है, ये लाइन है, ये हम देखें कट बना देते हैं इसको। मानबाई, इसका मुस्लिम नेम शाह बेगम, जहांगीर ने इसको शाह बेगम की टाइटल दिया था। और ये थी डॉटर ऑफ भगवान दास, भगवान दास की पुत्री और सिस्टर ऑफ मान सिंह की बहन थी और वाइफ ऑफ जहांगीर, मदर ऑफ खुसरो मिर्जा। तो पहली राजपूत पत्नी का नाम ये है और दूसरी राजपूत पत्नी का नाम जगत गोसाई जोधाबाई है। जहांगीर ने इसको शाह बेगम की उपाधि दिया और इनको ताज बीवी की उपाधि दिया था। ये दोनों राजपूत पत्नियां हैं। इससे बड़ा बेटा खुसरो पैदा हुआ जिसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को पकड़वा लिया और बाद में इसको अंधा बना दिया। 1622 में खुसरो मर गया, लेकिन जगत गोसाई जोधाबाई से खुर्रम पैदा हुआ, यानी शाहजहां पैदा हुआ था। जहांगीर ने इसको ताज बीवी की टाइटल दिया था। और ये जोधाबाई या जगत गोसाई जोधपुर की वजह से इनको जोधाबाई कहा गया है। इनको जोधपुर के राजा को मोटा राजा कहा गया, मोटा,
ये टाइटल अकबर ने इसको दिया था। इस तरह से दो बेगमें राजपूत पत्नियां, बाकी और कई हैं, दिलरुख गुलरुख बेगम भी है एक। अभिषेक मेहता जी, ये सुरजीत कौन है सर? ये आपके ही क्लास में हैं सुरजीत। सुरजीत आपके क्लास में ही हैं। मैंने उनको मेरे पास कांटेक्ट किया था तो मैंने उनको पीडीएफ दे दिया था। बाकी हम यहाँ से डलवा देते हैं पीडीएफ बेटे। समर सोनी बेटा, हमने पीडीएफ अमन सर को दे दिया है। अमन सर को हमने पीडीएफ दे दिया हूँ, सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हूँ। एक बार आप उनसे कॉल करके बताओ कि जो इतिहास का हिस्ट्री का पीडीएफ मिला है उसको आप डाउनलोड कर दें। व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने को बेटे, ऐसे एक एक बच्चा कहेगा हमें भेज दो। आप अमन सर से कांटेक्ट कर लो एक बार। जोधा भाई, मुस्लिम धर्म कबूल किया? बिल्कुल बेटा, जहांगीर ने कबूलवा लिया था। इनका जब शादी होता था तो इनका इस्लाम धर्म कबूलवा किया जाता था। कबूल करो कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करते हो। ऐसे हमने आपको बताया था। हरका भाई को मरियम उज़ ज़मानी, ये उपाधि अकबर ने दिया। रोहित शर्मा, सर कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर सेंड कर दो। बेटा एक बार अमन सर से बात कर लो। रोहित, अमन सर से बात कर लो, मैंने पीडीएफ दे दिया हूँ आपको। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम हर जगह उसको भेज देंगे। सर जोधा अकबर सीरियल क्यों बना? बेटा ये तो बनाने वाले से पूछो। अंशु जयपुर, पीडीएफ कैसे मिलेगा? ये पीडीएफ आप अमन सर से एक बार कॉल करके कह दो व्हाट्सएप पे डाल दें। अमन सर का नंबर बेटा टाइम्स कोचिंग पर कॉल करके उनका नंबर ले लो। ये नंबर दिया है ना टाइम्स कोचिंग का, उस पर कॉल करो और उनका नंबर ले लो। तो आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट पॉइंट में अब आप देखें, अगले पॉइंट में जहांगीर की सबसे दबंग मुगल लेडी मेहरुन्निसा थी। यही नूरजहां कहलाती। मेहरुन्निसा, इनको नूरजहां कहा गया है। और बेटे ये थी डॉटर ऑफ इत्मादुद्दौला एंड अस्मत बेगम। ये इत्मादुद्दौला एवं अस्मत बेगम की पुत्री थी। और इन्होंने इत्र की खोज किया था। इंडिया में इत्र की खोज अस्मत बेगम ने किया था, यानी सेंट की खोज अस्मत बेगम ने किया था। और यदि अस्मत बेगम चॉइस में ना हो, नूरजहां भी लगा सकते हैं। यानी मदर अस्मत बेगम और पुत्री नूरजहां ने मिल करके इत्र का आविष्कार किया। लेकिन दोनों अलग अलग चॉइस में हों तो एक आंसर अगर लगाना हो तो अस्मत बेगम लगाइए। इंडिया में अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र की खोज किया था। हाँ बेटे, थोड़ा सा प्रॉब्लम सी आ रही है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें। तो इस तरह से इत्मादुद्दौला, अस्मत बेगम, और ये फिर विडो ऑफ शेर अफगन। बेटे शेर अफगन की विधवा थी ये। शेर अफगन का असली नाम अली कुली बेग था। शेर अफगन का असली नाम अली कुली बेग। और ये थी मदर ऑफ लाडली बेगम। और फिर ये बनी वाइफ ऑफ जहांगीर। तो इतने पॉइंट है इसके बारे में। मेहरुन्निसा इत्मादुद्दौला अस्मत बेगम की पुत्री, शेर अफगन की विधवा, लाडली बेगम की मदर थी, मम्मी,
और फिर जहांगीर की वाइफ बनी। तो बेटे जहांगीर ने शेर अफगन की हत्या करवाया। शेर अफगन जहांगीर की सेना में कमांडेंट की पोस्ट पर था, बिहार और बंगाल साइड में था। कहा जाता है कि जहांगीर ने शेर अफगन की महत्वाकांक्षा को देखते हुए शेर अफगन को मरवा दिया। और बेटे शेर अफगन की विधवा नूरजहां से शादी कर लिया। मेहरुन निशा का मतलब मेहरुन माने प्रकाश, निशा माने रात, रात की प्रकाश, नूर माने प्रकाश, जहां माने संसार, यानी संसार का प्रकाश। लेकिन बेटे शादी के वक्त जहांगीर ने नूरजहां को नूर महल की उपाधि दिया था। शादी के वक्त इसकी टाइटल नूर महल, शादी के वक्त इसको ये उपाधि दिया था। इसने नूर महली नामक एक ड्रेस बनवाया था जहांगीर ने, नूर महली। नूर महली ये एक ड्रेस था, इस ड्रेस को जहांगीर ने बनवाया था। शादी के वक्त नूरजहां ने नूर महली ड्रेस को पहना और नूर महल ये जहांगीर ने कहा कि नूर महल, नूर प्रकाश, महल माने घर, नूर प्रकाश, जहां माने संसार, नूर महली नामक ड्रेस पहना था। वीडियो रुक रुक के क्यों चल रही बोली ना, कभी कभी यही रुक जाती, बच्चे कह रहे हैं कि रुक रुक के आ रहे। तब दक्षमा मीर मरियम उज़्ज़मानी कौन थी? जहांगीर की मम्मी थी बेटे, जहांगीर की मदर थी मरियम उज़्ज़मानी। इनका मरियम उज़्ज़मानी की ये टाइटल अकबर ने अपनी हिंदू पत्नी, राजपूत पत्नी हरकाबाई को दिया था। हरकाबाई भारमल की पुत्री, भगवान दास की बहन, मान सिंह की बुआ, अकबर की पत्नी सलीम की मम्मी थी। मरियम उज़्ज़मानी टाइटल हरकाबाई को अकबर ने शादी के वक्त दिया था बेटे। तो जहांगीर की मम्मी मरियम उज़्ज़मानी ही हरकाबाई थी, या हीराबाई भी कहते हैं, हरकाबाई, हीराबाई, ठीक है। तो ये नूरजहां के बारे में हमने आपको डिटेल में बताए हैं। बट एक बात और ध्यान रखें, लाडली बेगम शेर अफगन नूरजहां की पुत्री थी। जहांगीर नूरजहां की कोई संतान नहीं थी। नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी जहांगीर के तीसरे पुत्र शहरयार से करवाई। स्वयं की शादी इसने, नूरजहां ने स्वयं की शादी 1611 में जहांगीर के साथ किया था। अपनी पुत्री की शादी ये वाइफ ऑफ शहरयार, अपनी पुत्री की शादी शहरयार से करवाई। शहरयार सन ऑफ जहांगीर। कोई डाउट है पूछें? शेर अफगन मेहरुनिशा की पुत्री लाडली बेगम, लाडली बेगम की शादी नूरजहां ने जहांगीर के तीसरे बेटे शहरयार से करवाई। अपनी शादी 1611 में किया। उस समय ये 9 साल की थी। इसकी शादी शहरयार से बाद में करवाई। तो इस तरह से बेटे नूरजहां मुगल काल में एक ऐसी दबंग महिला थी। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल लेडी वॉज द मोस्ट पावरफुल मुगल लेडी, नूरजहां वॉज द मोस्ट पावरफुल लेडी। यानी जैसे आज एंजेला मर्कल हैं विश्व की सबसे दबंग महिला वर्ल्ड में, ऐसे मुगलों के शासनकाल में सबसे दबंग, सबसे पावरफुल मुगल महिला नूरजहां थी। हरकाबाई मानबाई नहीं थी बेटे। दक्षमा हरकाबाई मानबाई नहीं थी। हल्का लिखा है, हल्का नहीं है, ये हरकाबाई है।
हरका बाई ये है, ये थी डॉटर ऑफ भारमल, सिस्टर ऑफ भगवान दास, सिस्टर ऑफ भगवान दास। फिर से बता देते हैं, हरकाबाई डॉटर ऑफ भारमल, सिस्टर ऑफ भगवान दास, आंट माने बुआ, मान सिंह की बुआ, वाइफ ऑफ अकबर, मदर ऑफ जहांगीर। इसी की टाइटल है मरियम उज़ ज़मानी। शादी के वक्त इसको अकबर ने मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि दिया था। शादी के वक्त इसको मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि दिया था। अब बेटे, मानबाई ये थी डॉटर ऑफ भगवान दास, सिस्टर ऑफ मान सिंह, मदर ऑफ वाइफ ऑफ जहांगीर, मदर ऑफ खुसरो। जहांगीर ने इसको शाह बेगम की उपाधि दिया था, शाह बेगम। जोधाबाई ये थी डॉटर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। और फिर ये वाइफ ऑफ जहांगीर, मदर ऑफ खुर्रम यानी शाहजहां। इसको जहांगीर ने ताज बीवी की उपाधि दिया था। दक्षम समझ में आया? तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए हमने आपको। इसलिए हरकाबाई अकबर की पत्नी, मानबाई जहांगीर की पत्नी, जोधाबाई जहांगीर की पत्नी। योगेंद्र वर्मा क्या कह रहे हैं? सर ऐसी बार बार एक ही चीज बताएं, मैं बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहा हूं उसको, वीडियो को फिर से आप देख लें। बार बार हमें बताने पर टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा रिपीट ना करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अब आगे बढ़ें। नूरजहां का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने बनवाया था टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, आगरा में व्हाइट मार्बल्स में बनवाया। ये पॉइंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा सफेद संगमरमर में आगरा में नूरजहां ने बनवाया। और इस मकबरे की खास बात यह है कि फर्स्ट मुगल बिल्डिंग है
व्हाइट मार्बल में है। इंडिया में पहली मुगल बिल्डिंग जो सफेद संगमरमर में बनी है, और जबकि पहली मुगल बिल्डिंग हुमायूं का मकबरा है जिसके डोम में पहली बार व्हाइट मार्बल यूज किया है, केवल डोम यानी गुंबद में। लेकिन ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर में बनी पहली मुगल बिल्डिंग एतमादुद्दौला का मकबरा है। एतमादुद्दौला नूरजहां के पिताजी थे। डेथ के बाद नूरजहां ने इनका मकबरा आगरे में बनवाया। और इस मकबरे की खास बात क्या है, इसमें पेत्रादुरा कला का प्रयोग किया गया है। पेत्रादुरा आर्ट का प्रयोग किया गया है, यानी पच्चीकारी कला का प्रयोग किया गया है। ये कला इंडिया में इटली से आई है। पच्चीकारी का मतलब होता है कि सफेद संगमरमर की दीवारों पर अन्य कलर के पत्थरों को जड़कर फूल पत्तियों से सजाना। शिवेंद्र कुमार थोड़ा स्लो चलें, बहुत स्लो हैं यार भाई, इतना स्लो चलवाओगे, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत स्लो चल रहे हैं। तो बताइए, पेत्रादुरा का मतलब होता है सफेद संगमरमर की दीवारों पर अन्य कलर के पत्थरों को जड़कर फूल पत्तियों से सजाना, जिसे ताजमहल में यूज किया गया है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि पहली बार पच्चीकारी कला का प्रयोग किस मुगल बिल्डिंग में किया गया है, तो पहली बार इसका प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया है। पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर में बना है। पेत्रादुरा आर्ट ये इटली से लाई गई कला है, और इस कला का प्रयोग पहली बार इंडिया में एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है। तो ये पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक बात और इंपॉर्टेंट है, एतमादुद्दौला के मकबरे को बेबी ताजमहल कहा गया है। इसे बेबी ताजमहल भी कहा गया है। बच्चा ताजमहल या छोटा ताजमहल इसे कहा गया है। ये ताजमहल से साइज में बहुत छोटा है। पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर का प्रयोग है, और इस कला की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कला कई दफा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पहली बिल्डिंग जिसमें इस कला का प्रयोग किया गया है नूरजहां ने बनवाया है। तो अगला पॉइंट अब आप देखें, इससे आगे बढ़ते हैं। 1608 से 1611 कैप्टन विलियम हॉकिंस कैप्टन विलियम हॉकिंस ये 1608 में इंडिया आया, जहांगीर के समय में। 1611 में वापस गया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस एक लेटर भी लेके आया। किसका लेटर? इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स फर्स्ट का लेटर जहांगीर को दिया था व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। किंग जेम्स फर्स्ट ये इंग्लैंड का राजा था। इसी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंडिया भेजा, और ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। जिस जहाज से ये कैप्टन आया उस जहाज का नाम हेक्टर है। पूछा गया ये प्रश्न, और ये उसका कैप्टन खुद ही था। जहांगीर के दरबार में ही कैप्टन विलियम हॉकिंस व्यापारिक अधिकार के लिए आया। जहांगीर से आगरा में मुलाकात किया, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस ने व्यापारिक अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अकबर ने पुर्तगालियों को ऑलरेडी व्यापारिक अधिकार दे दिया था। यदि जहांगीर कैप्टन विलियम को व्यापारिक अधिकार देता तो पुर्तगाली नाराज हो जाते। इसलिए जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को व्यापार का अधिकार नहीं दिया, उसे अपनी फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दिया। 1611 में 1611 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को फैक्ट्री बनाने का अधिकार मछलीपट्टम या मसोलीपट्टम में दिया था।
लेकिन 1612 में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में बनी थी। फिर एक चीज ध्यान रखना, फैक्ट्री का मतलब गोदाम होगा, फैक्ट्री का मतलब इंडस्ट्री लगाने अंग्रेज इंडिया में नहीं आए, अंग्रेज इंडिया में गोदाम बनाए। ये फैक्ट्री एक टर्मोलॉजी है। इन फैक्ट्रीज में, इन गोदामों में अंग्रेज इंडिया से कच्चा माल एकत्र करेंगे और यहाँ से इंग्लैंड भेजेंगे, इंग्लैंड में बना हुआ माल ले आएंगे, इन गोदामों में रखेंगे, यहाँ से इंडिया में सप्लाई करेंगे, इंडिया में बेचेंगे। इसलिए 1611 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को फैक्ट्री बनाने की परमिशन कहाँ थी? मछलीपट्टनम में। कैप्टन विलियम हॉकिंस को फैक्ट्री बनाने की इजाजत इसे 1611 में मछलीपट्टनम में थी। या इसको मसौलीपट्टनम भी कहते हैं। लेकिन पहली फैक्ट्री अगर पूछा जाए 1612 में, फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री अगर पूछें, पहली ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में स्टार्ट हुई थी, गुजरात में। तो गुजरात के सूरत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्टार्ट किया गया था। विनय यादव, अकबर के लिए लेटर नहीं आया था बेटे, क्योंकि अकबर के समय में ये नहीं आया, जहांगीर के समय में आया। तो इंग्लैंड का किंग जेम्स फर्स्ट जहांगीर के समकालीन था, इसलिए जहांगीर को लेटर ले आके दिया व्यापारिक अधिकार के लिए। एलिजाबेथ फर्स्ट अकबर के समय में क्वीन थी इंग्लैंड की, उन्होंने ब्रिटिश कंपनी को 15 साल के लिए व्यापार करने का एक अनुदान दिया था, ग्रांट दिया था। लेकिन अकबर के समय में ब्रिटिश कंपनी इंडिया में व्यापार के अधिकार के लिए नहीं आई। एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन खत्म हो गया। एलिजाबेथ फर्स्ट के शासन समाप्त हो जाने के बाद इंग्लैंड का किंग जेम्स फर्स्ट बना, उसने कैप्टन विलियम हॉकिंस को हेक्टर नामक जहाज से इंडिया भेजा। हेक्टर जहाज से आया और कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिला, व्यापारिक अधिकार की मांग किया, किंग का लेटर वगैरह भी दिया। और इसके बाद एक लेटर और आया था 1615 में, टॉमस रो लेके आया था, उसके बाद व्यापारिक अधिकार मिला था। तो याद रखें, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में इंडिया आया, इसको व्यापारिक अधिकार जहांगीर ने नहीं दिया, लेकिन जहांगीर के दरबार में 3 साल तक रहा था, 8 से 11 तक। और कैप्टन विलियम अंग्रेजी तो जानता ही था, फारसी भी सीख गया, पर्शियन लैंग्वेज। इसलिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा था, इंग्लिश खान ये टाइटल दिया था। अगर ये पूछा जाए कि इंग्लिश खान की टाइटल विलियम हॉकिंस को किसने दिया? जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि यह फारसी सीख गया, पर्शियन लैंग्वेज सीख गया था। अर्जुन कुमार, क्या प्रश्न है दोस्त? अर्जुन कुमार के प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न ना पूछो तो ज़्यादा बढ़िया है, समझ लो, थोड़ा सा समझा रहे हैं इसको, फिर बाद में प्रश्न पूछना। तो 1608 से 11 कैप्टन विलियम हॉकिंस, इंग्लिश खान की टाइटल इसको जहांगीर ने दिया था, क्योंकि फारसी सीख गया। तुगलकनामा, यार तुम ये क्यों पूछ रहे हो यार? अमीर खुसरो लिखा है, अभी क्यों पूछ रहे हो? जब वहाँ आएंगे तो उसको बताएंगे बेटे। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है, ये सब जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। पीडीएफ ये अमन सर डालेंगे, उनसे बात कर लो, ज्योग्राफी वाले अमन सर को हमने दे दिया है। तो इस तरह से कैप्टन विलियम हॉकिंस, व्यापारिक अधिकार नहीं मिला, लेकिन पहली फैक्ट्री इंडिया में सूरत में स्टार्ट की गई। इसके वापस जाने के बाद 1615 से 1619 तक टॉमस रो ये भारत आया था।
टॉमस रो को भी किंग जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। (1615 से 1619) टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आया, इसको भी जेम्स फर्स्ट ने ही भेजा था। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टॉमस रो हिंद महासागर में ब्रिटिश नेवी पावर लेके आया, ब्रिटिश आर्मेडा ले आया, पुर्तगालियों को समुद्र में बुरी तरह से हराया। और देन इसके बाद टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात करके व्यापार का अधिकार मांगा। जहांगीर समझ गया पुर्तगालियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी पावर अंग्रेज़ों की है, इसलिए जहांगीर ने टॉमस रो को 1615 में अथवा 1616 में बंगाल में व्यापारी का अधिकार दे दिया था। तो टॉमस रो ये जहांगीर के समय में आया, हिंद महासागर में ब्रिटिश आर्मेडा को विजयी दिलाया, पुर्तगाली आर्मेडा को नष्ट किया, जहांगीर से मिला और जहांगीर ने इसको व्यापारी का अधिकार दे दिया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इसको व्यापारी का अधिकार कहाँ मिला, ट्रेड राइट्स, व्यापारी का अधिकार इसे कहाँ दिया, तो बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिला है। इसे बंगाल में व्यापार का अधिकार मिला, जबकि पहली फैक्ट्री सूरत में बनी, लेकिन व्यापार का अधिकार बंगाल में दिया है। अंग्रेज सही रास्ते से इंडिया में आए, बंगाल के रास्ते में इंडिया में प्रवेश किया है, और इस तरह से अंग्रेज इंडिया में पूरे इंडिया पर बाद में कब्जा कर लिया है। फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, स्पेनिश भी आए, डेनमार्क वाले भी आए, लेकिन वे सब इंडिया पर दबदबा नहीं जमा पाए। केवल अंग्रेजों ने इंडिया पर दबदबा जमा पाए, क्योंकि वो सही रास्ते से आए, बंगाल के रास्ते से। बंगाल गंगा दुआब का क्षेत्र था, उपजाऊ जमीन थी, यहाँ पर खूब ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, इंडिया के ट्रेड को नष्ट किया, अपने ट्रेड को बढ़ावा दिया, अपने व्यापार को बढ़ावा दिया, खूब प्रॉफिट कमाया। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला बर्बाद कर दिया, जिससे अंग्रेजों को खूब फायदा हुआ। तो इस तरह जहांगीर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार प्रारंभ हुआ। आगे हम आपको बताते चलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में इनके बारे में डिटेल में और आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब आप देखिए, जहांगीर के समय में, वैसे तो जहांगीर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी या जहांगीरनामा स्वयं फारसी में लिखा है। ऐसे दो मुगल शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखा है। बाबर ने तुझके बाबरी लिखा है तुर्की भाषा में, जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखा है या जहांगीरनामा फारसी में लिखा है। जहांगीर ने इस आत्मकथा में अपने बारे में, अपने किंगडम के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। जहांगीर ने वाइन के बैन को हटा दिया, याद रखें, वाइन के बैन को इसने हटा दिया। वाइन यानी शराब पर बाबर ने प्रतिबंध लगाया, जहांगीर ने इस प्रतिबंध को हटा दिया, और वाइन की जगह इसने, वाइन तो लेने ही लगा, वाइन के प्रतिबंध को हटा दिया, इसने तंबाकू पर बैन लगा दिया, टबैको पर इसने प्रतिबंध लगा दिया।
यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए, आ चुका है वैसे ये, तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर ने। वाइन के बैन को हटा दिया, अंग्रेज आए, वाइन ले आए, जहांगीर को पिलाए और व्यापारिक अधिकार ले लिए। ये एक हिस्टोरियन ने कहा है कि इन लिव ऑफ अ कप ऑफ वाइन एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड जहांगीर प्रोवाइडेड ट्रेड राइट टू ब्रिटिश कंपनी। माने एक कप वाइन और पाव रोटी के बदले में जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को व्यापारिक अधिकार दे दिया। इसलिए ध्यान रखें, वाइन पर बाबर ने बैन लगाया, जहांगीर ने हटा दिया। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। माना ऐसा जाता है कि तंबाकू इंडिया में पुर्तगाली लाए थे। 3 क्रॉप तंबाकू, चिली, पोटैटो। चिली माने मिर्च, पोटैटो माने आलू। ये तीनों फसल इंडिया में पुर्तगाली लाए थे। वैसे पोटैटो के बारे में कहा जाता है कि पोटैटो यानी आलू वर्ल्ड में सबसे पहले पेरू, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है पेरू में पैदा किया जाता था। पेरू से ये यूरोप में आया, यूरोप से पोटैटो इंडिया में लाया गया है। तंबाकू, चिली यानी मिर्च, पोटैटो माने आलू, ये 3 क्रॉप इंडिया में पुर्तगाली लाए, लेकिन तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगा दिए। इस तरह से जहांगीर के शासनकाल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहांगीर ने कुछ बाग बगीचे लगवाए हैं बेटे। आपने सुना होगा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निशात बाग लगवाया। निशात बाग यानी डिलाइटेड पार्क इसका मीनिंग है। इसके अलावा शालीमार बाग श्रीनगर में जहांगीर ने लगवाया। शालीमार बाग और निशात बाग ये दो प्रसिद्ध बाग हैं, जहांगीर ने लगवाए थे। निशात बाग, शालीमार बाग, ये दोनों श्रीनगर में जहांगीर के द्वारा लगवाया गया है। निशात का मतलब डिलाइट, निशात बाग का मतलब डिलाइट पार्क। शालीमार बाग श्रीनगर का जहांगीर ने लगवाया, लेकिन शालीमार बाग लाहौर में इसे शाहजहां ने लगवाया था। अंतर है इसमें, लाहौर पाकिस्तान में। शुभम बिल्कुल लाइव है। शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां ने लगवाया, लेकिन शालीमार बाग कश्मीर में, श्रीनगर में जहांगीर ने लगवाए। हाला श्रीनगर में चश्मा शाही बाग भी है। चश्मा, ये क्या पूछ रहे हैं आप? दक्षा में ऐसे प्रश्न मत पूछो। बादशाह, बादशाह सेम चीज है। बादशाह पर्शियन भाषा में है, बादशाह इसको हिंदी उर्दू में कहते हैं, सेम चीज है। बताए तो थे पहली क्लास में। तो जहांगीर के समय में 2 प्रसिद्ध पार्क बाग लगवाए गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगले पॉइंट में जहांगीर को लवर ऑफ पेंटिंग कहा गया है, यानी चित्रकला प्रेमी। और लवर ऑफ जस्टिस भी कहा गया है, न्याय प्रेमी कहा गया है। तो ऐसा मुगल एम्परर चित्रकला प्रेमी और न्याय प्रेमी कहा गया है। जहांगीर के समय में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। जहांगीर पेंटिंग की एक नई दिशा, एल्बम पेंटिंग लाया है। एल्बम पेंटिंग, इसके पहले पोर्ट्रेट पेंटिंग, यानी इससे पहले पोर्ट्रेट बनाए जाते थे, लेकिन एल्बम पेंटिंग पहली बार जहांगीर के शासनकाल में लाया गया है। वैसे तो
आपको पता होगा हुमायूं जब ईरान गया था, सफाविद शासक शाह तहमास्प के यहाँ जब हुमायूं गया तो वहाँ से दो प्रसिद्ध चित्रकार लाया था, अब्दुस समद और मीर अली। लेकिन बाद में अकबर के समय में ये दोनों फेमस चित्रकार बन गए थे। अकबर ने मोहम्मद हुसैन और अब्दुस समद, ये दोनों अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे। मोहम्मद हुसैन, अब्दुस समद फेमस पेंटर थे। ये जहांगीर के शासनकाल में तो प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने इसको जरी कलम की उपाधि दिया था। जरी कलम की उपाधि अकबर ने दिया था और इसको सीरीन कलम की उपाधि दिया था। ये दो प्रसिद्ध चित्रकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद हुसैन, अब्दुस समद को अकबर ने टाइटल दिया है, याद रखें, ये उपाधियां अकबर ने दिया था इसको, जहांगीर ने नहीं दिया। मोहम्मद हुसैन जरी कलम की टाइटल लिए और अब्दुस समद को सिरी कलम की उपाधि अकबर ने दिया। ये दोनों पेंटर जहांगीर के समय में भी थे, जहांगीर के टाइम में भी थे, और ये दोनों पेंटर छोटे छोटे पशु पक्षियों पर चित्र बनाते थे, मिनिएचर पेंटिंग्स। छोटे छोटे पशु पक्षियों पर चित्र बनाते थे। तो ये दोनों फेमस पेंटर थे, याद रखें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको। ये अकबर ने इस पेंटर को जरी कलम और इस पेंटर को सिरी कलम की उपाधि दिया। ये दोनों पेंटर जहांगीर के समय में भी थे, छोटे छोटे पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे, और जहांगीर के समय में दशावंत, बशावन, ये दो हिंदू पेंटर थे, ये भी जहांगीर के समय में थे। दशावंत, बशावन फेमस पेंटर, ये दोनों भी जहांगीर के दरबार में थे। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जहांगीर के दरबार के सभी पेंटर मिल करके एक पेंटिंग में अलग अलग पार्ट को पेंट करें तो जहांगीर बता सकता था कि किस पार्ट को किस पेंटर ने पेंट किया है। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछें किस मुगल शासक के समय में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, तो जहांगीर के समय में चित्रकला अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंच गई थी। और ये चार पेंटर जो हमने आपको बताए हैं, हुसैन, अब्दुस समद और दशावन, बशावन, ये फेमस पेंटर थे। इनके अलावा और कई पेंटर थे, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। पहला वाला जो है, ये दोनों अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज़ और है, जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा पेंटिंग किस पर किया गया है, तो छोटे छोटे पशु पक्षियों पर सबसे अधिक पेंटिंग किया गया है, यानी मिनिएचर बर्ड्स और एनिमल्स पर पेंटिंग ज़्यादा है। पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं होता था, अब एल्बम पेंटिंग होने लगा, मतलब छोटे छोटे पेंटिंग्स होने लगे। पहले पोर्ट्रेट में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स किया जाता था, लेकिन जहांगीर ने उस प्रथा को बदल करके मिनिएचर माने छोटे छोटे पशु पक्षियों पर पेंटिंग। एक चीज़ और है,
धार्मिक चित्र कम बनते थे, यानी धर्म से रिलेटेड चित्रकारी कम किया जाता था। मैक्सिमम पेंटिंग्स मिनिएचर बर्ड्स पर ही लगाइएगा। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी जहांगीर के समय में। एक ही पेंटिंग में अलग अलग पेंटर पेंट करें तो जहांगीर बता सकता था किस पार्ट को किस पेंटर ने पेंट किया है। जहांगीर इतना एक्सपर्ट था, इतना स्किल्ड था, वह हर पेंटर की पेंटिंग को बाखूबी जानता था। जहांगीर स्वयं एक प्रसिद्ध चितेरा भी था। इस तरह से ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी जहांगीर को न्याय प्रेमी भी कहा गया है। न्याय के मामले में इसका क्या योगदान है? तो बेटे, न्याय के मामले में जहांगीर ने आगरा किले के शाह बुर्ज में, आगरा का किला यहां पर आगरा रेड फोर्ट में एक जगह है मसमूर बुर्ज। किले में 4 बुर्ज होते हैं। एक है मसमूर बुर्ज। ये आगरा किले के अंदर मसमूर बुर्ज में बेल ऑफ जस्टिस लगवाया था। बेल ऑफ जस्टिस, न्याय की घंटी लगवाया था। तो जहांगीर ने आगरा किले के मसमूर बुर्ज में न्याय की घंटी लगवाया और इसमें लगी सोने की जंजीर यमुना किनारे रखवाया। बिना डर के कोई फरियादी बेल बजा के न्याय की मांग कर सकता था, लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होता था। जिस व्यक्ति ने बेल बजाता या जिस व्यक्ति ने बेल बजाया उसी की पहले छानबीन की जाएगी। यदि वह किसी भी छोटी मोटी क्राइम में दोषी पाया गया, उसी को गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाता था। आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती थी। इसलिए यह टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता था इसमें। डर के मारा कोई बेल बजाने आया ही नहीं। सोचा कहीं वह खुद फंस न जाए, इसलिए बेल लगवाया, सोने की जंजीर रखवाई, लेकिन बेल बजाने नहीं आए। क्यों? उस टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से। तो जहांगीर को न्याय प्रेमी कहा गया है, लेकिन मुगल शासक से न्याय की उम्मीद करना मुश्किल बात है, क्योंकि इनकी इच्छा ही कानून व्यवस्था होती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार एक गाय जिसका पीछा कोई बूचर कसाई कर रहा था, वो बेल ऑफ जस्टिस की चेन जहां रखी थी वहां आके चारा चरने लगी और इत्तेफाक से वो बेल उसके खींचने से बच गई। कहा गया कि उसके लिए न्याय का अरेंज करवाया गया और बूचर को पकड़वाया गया, गाय को छोड़ दिया गया। खैर ये सब कहना उचित नहीं है, क्योंकि मुगल शासक कट्टर सुन्नी मुस्लिम किंग थे। मुगलों के इच्छा ही कानून व्यवस्था होती थी। बट अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि विच मुगल एम्परर स्टार्टेड बेल ऑफ जस्टिस एट आगरा रेड फोर्ट, तो जहांगीर ने स्टार्ट किया था। अभिषेक नंदा, आई जस्ट विश इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल अभिषेक जी, अगर थोड़ा कोऑपरेट करें, पढ़ाने देना, तो हम खिंचवा देंगे अच्छी तरह से पढ़ा के। तो जहांगीर के बारे में ये 2 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जहांगीर का अंतिम समय ठीक नहीं था बेटे। जहांगीर के समय में कुछ विद्रोह भी हुआ था। इतना ही याद कर ले बेटा, 2 बुर्ज, एक तो ये जो इम्पोर्टेंट है बेल ऑफ जस्टिस वाला मसमूर बुर्ज जिसका नाम बुक्स में मिलता है। दूसरा एक और बताएंगे, शाह बुर्ज बताएंगे, जिसमें शाहजहां को बंधक बनाया गया था। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, और बाकी बुर्ज का नाम भी है, बता देंगे आपको। बट ये है कि 4 बुर्ज में ये 2 का इम्पोर्टेंस है। एक तो मसमूर बुर्ज, दूसरा, अरे इससे ज़्यादा डीप में क्या पढ़ाएं श्यामवीर, इससे ज़्यादा क्या पढ़ाएं डीप में। चलें आगे बढ़ते हैं।
अंतिम समय जहांगीर का अच्छा नहीं था। जहांगीर अंतिम समय में बहुत तेज बीमार पड़ गया, बचने की हालत ना थी और इतना सीरियस हो गया कि उसकी पत्नी नूरजहां ने सत्ता चलाया। इसलिए जहांगीर को पेटीकोट मुगल शासक कहा गया है। नूरजहां अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन नूरजहां का भाई अल्मास आसफ बेग वो अपने दामाद को गद्दी पर बैठाना चाहता था। इसलिए नूरजहां और आसफ बेग या अल्मास बेग में आपस में लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में नूरजहां हार गई। उसका भाई जीत गया। उसने अपने दामाद खुर्रम यानी शाहजहां को गद्दी पर बैठाया। जहांगीर को बीमारी की वजह से आवाज आ रही, इसको बंद करवाओ। जहांगीर was called as पेटीकोट मुगल किंग कहा गया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहांगीर को पेटीकोट मुगल शासक कहा गया है। अगर ये पूछा जाए क्यों कहा गया, क्योंकि नूरजहां ने शासन सत्ता खुद चलाया। जहांगीर पेटीकोट मुगल शासक कहलाया नूरजहां, क्योंकि नूरजहां ये शासन चलाया है। नूरजहां ने संरक्षिका के रूप में शासन चलाया है। इसी वजह से जहांगीर को पेटीकोट मुगल शासक कहा गया है। इसलिए अंतिम मुगल लेडी जो दबंग मुगल लेडी थी नूरजहां थी बेटे। एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है, नूरजहां ने अपने नाम के सिक्के चलाए। ऐसी मुगल महिला है जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए और जो झरोखा दर्शन पर बैठना स्टार्ट किया था। मिंटेड कॉइन्स इन हर नेम। ऐसी मुगल महिला है नूरजहां, अपने नाम के सिक्के चलाए। ओनली मुगल लेडी, एकमात्र ऐसी मुगल महिला है जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए। और दूसरी बात, स्टार्टेड झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन पर बैठना स्टार्ट किया। एकमात्र मुगल महिला है जो झरोखे पर बैठकर पब्लिक प्रॉब्लम सुनने लगी थी। ये सब वजह से इसको पेटीकोट मुगल शासक कहा गया है जहांगीर को। तो जहांगीर के संरक्षिका के रूप में इसने शासन किया है। लेकिन अंतिम समय इसका ठीक नहीं था। अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बैठाने के चक्कर में नूरजहां अपने भाई से ही हार गई। इसका भाई अल्मास बेग ने अपने दामाद खुर्रम को सत्ता में लाया। तो भाई बहन में उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई। उस समय खुर्रम यानी शाहजहां दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत के कई सारे विजय को खुर्रम यानी शाहजहां ने कंप्लीट किया था। किसके समय में? जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में खुर्रम ने भी विद्रोह किया था। खुर्रम साउथ इंडिया में विद्रोह कर रहा था, क्योंकि जहांगीर के अंतिम समय में जब नूरजहां अपने दामाद को गद्दी पर बैठाना चाहा तो खुर्रम साउथ में विद्रोह करने लगा। इसके अलावा महावत खान का भी विद्रोह जहांगीर के समय में हुआ था। महावत खान एक दरबारी था जहांगीर के खिलाफ। वो भी 1626 में यानी अंतिम समय में विद्रोह कर दिया था। मिर्जा अजीज कोका अकबर का फॉस्टर ब्रदर था। मिर्जा अजीज कोका 1624 में विद्रोह कर दिया था। तो इस तरह जहांगीर के समय में 3 प्रमुख विद्रोह भी हैं, मिर्जा अजीज कोका का, महावत खान का और खुर्रम का। 1627 में यानी इस समय जहांगीर का देहांत हो गया था। जहांगीर डाइड, इस समय बीमारी से मरा। इसका मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, नूरजहां ने बनवाया। अभी लाहौर के शालीमार बाग में है।
शालीमार बाग शाहजहां ने लगवाया था बाद में। लाहौर में शालीमार बाग शाहजहां ने लगवाया। शालीमार बाग में लाहौर में इसका मकबरा नूरजहां ने बनवाया है। नूरजहां को 2 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलने लगी, तो ये भी लाहौर में रहने लगी और अंत में इसका भी देहांत 1645 में हो गया, इसे भी लाहौर में दफना दिया गया। तो पति पत्नी का मकबरा लाहौर में है बेटे। नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनवाया। 1645 में जब नूरजहां मर गई, इसको भी लाहौर में दफनाया गया। पति पत्नी का मकबरा लाहौर में है। हाँ, इसको 2 लाख पेंशन मिला करती थी शाहजहां के द्वारा। तो इस तरह से ये पॉइंट है जहांगीर के बारे में। अब हम आपको शाहजहां के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट मुगल एम्परर शाहजहां के बारे में। शाहजहां नेक्स्ट मुगल एम्परर। (1627) से 1658 तक किंग ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का शहंशाह, ये इसके नाम का मीनिंग है। अजीत भाई अभी शाहजहां के बारे में जब बताएंगे ना, तो शाहजहां को बंदी क्यों बनाया तब बता देंगे आपको। पुरुषोत्तम कुमार गुड, श्यामवीर द वे ऑफ टीचिंग अल्टीमेट सर, थैंक यू भाई। श्यामवीर डीप में पढ़ाओ, बिल्कुल बेटे पढ़ाएंगे, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। आईएएस तक का एग्ज़ाम तुम दे सकते हो इसमें, आईएएस तक एग्ज़ाम में ये तुम्हारे काम में आएगा, चाहे प्री दो या मेंस दो, आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, एक पीरियड से क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं होता है। मेंस में जो क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाते हैं, मुगल पीरियड में कई किंग से रिलेटेड होता है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। खैर अभी हम यूपीएससी लेवल का 100% नहीं कवर कर रहे हैं, लगभग 60-70% आपका कवर कर रहे हैं। 30 से 40% जो है यूपीएससी लेवल में अलग से कराया जाता है बेटे। इसलिए अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और यूपीएससी के एनडीए सीडीएस ये सारा कवर हो जाएगा। यूपीएससी का प्री पूरा कवर हो जाएगा, पीसीएस लेवल का प्री कवर हो जाएगा। यानी लगभग आपका बड़े से बड़े एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। तो ये शाहजहां को बंदी क्यों बनाया गया, ये हम आपको इस क्लास में इसमें बताएंगे। शाहजहां के बारे में क्यों बंदी बनाया गया और उत्तराधिकार का खूनी संघर्ष कैसे लड़ा गया, ये सब बेटे इसी में बताएंगे। तो शाह माने किंग, जहां माने संसार, विश्व का शहंशाह। अब आप देखिए मुगलों के इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनके पास पूरा वर्ल्ड थोड़ी था बेटे, इंडिया भी पूरा नहीं था। नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस टाइप की टाइटल लेते थे, जबकि एक्चुअल नेम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, ये इसका रियल नेम है। रियल नेम अगर आप देखें, पूरा नाम वैसे तो बेटे बहुत बड़ा है, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, ये नाम है इसका पूरा। आगे पीछे और भी टाइटल है, कहीं कहीं गाजी भी लगा देते हैं। इतने बड़ी बड़ी टाइटल्स लेते थे।
और वैसे बचपन में इसको जानते ही हैं खुर्रम कहा गया है। ये खुर्रम ही था। खुर्रम की कई शादियां हुई थी, खुर्रम की कई बेगमें थी। कहा जाता है कि सभी बेगमें मर गई थी, केवल मुमताज महल इसका कुछ दिन तक साथ निभाया था। बाकी बेगमों से कोई संतान नहीं थी। वैसे खुर्रम की शादी 1612 में अर्जमंद बानो बेगम से हुई थी। अर्जमंद बानो बेगम ही मुमताज महल थी। अर्जमंद बानो बेगम नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां ने स्वयं की शादी जहांगीर से किया। अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहरयार से करवा दिया, यानी जहांगीर के तीसरे बेटे से। अपनी भतीजी यानी अलमास बेग की पुत्री नूरजहां की भतीजी अर्जमंद बानो बेगम की शादी खुर्रम से करवा दिया। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का दामाद शहरयार, नूरजहां का भाई अलमास बेग, नूरजहां की भतीजी अर्जमंद बानो बेगम, नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला, नूरजहां की मम्मी असमत बेगम, ये मम्मी पापा जब तक इसके जिंदा थे तब तक ये सारे मिलकर नूरजहां में एक गुट बना लिया था। इस गुट में नूरजहां, लाडली बेगम, शहरयार, खुर्रम, खुर्रम की पत्नी अर्जमंद बानो बेगम, नूरजहां के मम्मी पापा असमत बेगम, एतमादुद्दौला। तो जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां उसके पूरे परिवार के लोग एक गुट बनाए थे, और ये गुट प्रशासन शासन में पूरा दखल देता था। लेकिन जहांगीर के अंतिम समय में जब उत्तराधिकार की बात आई तो नूरजहां अपने दामाद शहरयार को गद्दी दिलवाना चाहा, और इसका भाई अलमास बेग अपने दामाद को सत्ता दिलाना चाहा। इसलिए भाई बहन में अंतिम समय में उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई। जैसा कि आप जानते ही हैं, इसका भाई अलमास बेग अपने दामाद खुर्रम शाहजहां को गद्दी पर बैठाने में सफल हुआ, लेकिन नूरजहां अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बैठाने में असफल रही। अंत में नूरजहां अपने पति की डेड बॉडी लेकर लाहौर चली गई, जहां उसका मकबरा बनवा दिया। इसको 2 लाख रुपए सालाना मिलने लगे। तो इस तरह बेटे जहांगीर के शासनकाल में पूरा गुटबाजी हो गई थी। लेकिन याद रखें, इसकी शादी 1612 में, खुर्रम की शादी अर्जमंद बानो बेगम से। खुर्रम की शादी अर्जमंद बानो बेगम से हुई थी। खुर्रम की शादी अर्जमंद बानो बेगम से हुई। यही महाशय शाहजहां हैं, और यही मोहतरमा मुमताज महल हैं। बाकी जितनी पत्नियां थी शाहजहां की, उनका देहांत हो गया था। किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं थी, केवल मुमताज महल से ही संतानें पैदा हुई। और 14वीं संतान यानी 14th चाइल्ड के जन्म के समय मुमताज महल जच्चा बच्चा के साथ मर गई थी। मुमताज महल से शाहजहां की 14 संतानें हुई थी। 14 में से 7 संतानें जिंदा थी, 7 का देहांत हो गया था। 7 संतानों में से 4 पुत्र 3 पुत्रियां जिंदा थी, बाकी 4 पुत्र 3 पुत्रियां मर गई थी। अंतिम समय में यानी 1631 में 1631 में मुमताज महल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मरी थी। शाहजहां उस समय दक्षिण भारत में था। जैसे ही सुना लौट पड़ा, और बेगम के गम में, बेगम की याद में बाद में ताजमहल बनवाया। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने मुमताज महल के डेथ के बाद मुमताज महल की छोटी बहन से भी शादी कर लिया, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं रहता था।
तो 14 संतानें, 7 जिंदा, 7 का देहांत, सारी संतानें इसी से। मुमताज महल, इसका देहांत 1631 में हुआ था। 1631 में मुमताज महल का देहांत हुआ था। लेकिन अगर ये पूछा जाए किसका देहांत 1631 में, मुमताज कहाँ मरी, तो ये बुरहानपुर में मरी थी। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। कुछ दिन के लिए इसकी डेड बॉडी यहीं दफनाया गया था। इसी जगह पर इसका डेड बॉडी कुछ दिन के लिए दफनाया गया। बाद में जब ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो डेड बॉडी बुरहानपुर से शिफ्ट कर आगरे ताजमहल में ले आया गया। दूसरा एक बात और इंपॉर्टेंट है, 14 में से केवल 7 संतानें जिंदा थी। बड़ा बेटा दारा शिकोह, तो बेटे बड़ा बेटा दारा शिकोह, दारा शिकोह बड़ा बेटा, इसको विद्या प्रेमी कहा गया है, लवर ऑफ लर्निंग। दूसरा बेटा शाह सुजा था। तीसरा औरंगजेब। चौथा मुराद था। ये 4 पुत्र जिंदा थे। इनके अलावा 3 पुत्रियां। पुत्रियों का नाम रोशन आरा, जहान आरा, गौहन आरा। यही 7 संतानें जिंदा थी। दारा शिकोह याद रखें विद्या प्रेमी था। इसलिए क्योंकि इसने महाभारत और उपनिषद ये फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत उपनिषद ये फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत को फारसी में रज्मनामा कहते हैं। महाभारत को फारसी में रज्मनामा कहा गया है। वैसे बेटे महाभारत का कुछ पार्ट है, महाभारत का कुछ पार्ट अकबर के समय में नल दमयंती वाला अबुल फैजी ने अनुवाद किया था, बताए थे आपको। लेकिन महाभारत का अधिकतर पार्ट दारा शिकोह ने अनुवाद किया है। इसलिए प्रश्न पूछा जाए कि नल दमयंती महाभारत का पार्ट है, फारसी में किसने अनुवाद किया है, तो नल दमयंती अबुल फैजी ने अनुवाद किया है। लेकिन बेटे महाभारत का अधिकतर पार्ट दारा शिकोह ने अनुवाद किया है। महाभारत को फारसी में रज्मनामा कहते हैं। और एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया। भगवत गीता भी दारा शिकोह ने ट्रांसलेट किया, क्योंकि भगवत गीता
ये महाभारत का ही पार्ट है। उपनिषद वेदों से रिलेटेड हैं, बताएंगे आपको। वेदों की फिलॉसफी है उपनिषदों में। इसको फारसी में दाराशिकों ने अनुवाद किया है, इसलिए दाराशिकों को विद्या प्रेमी कहा गया है। जितने भी राजकुमार हुए मुगल काल में, उसमें सबसे पढ़ा लिखा राजकुमार दाराशिकों था। और दाराशिकों सबसे उदार प्रवृत्ति का भी था, लिबरल नेचर का था। कहा यह भी जाता है कि दाराशिकों के एक हाथ में कुरान होता था, कुरान इस्लामिक बुक, दूसरे हाथ में भगवत गीता रखता था। अकबर से भी उदार प्रवृत्ति का दाराशिकों था। शाहजहां सबसे ज्यादा दाराशिकों को ही मानता था। शाहजहां दाराशिकों को हरदम अपने पास रखता था, उसे किसी एक्सपेडिशन, किसी अभियान में नहीं भेजता था। इसीलिए औरंगजेब को शक था कहीं शाहजहां इसे धीरे धीरे करके अपना उत्तराधिकारी न बना दे। इसलिए दाराशिकों और औरंगजेब में बनी नहीं। वैसे तो औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों की हत्या करके अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर दाराशिकों वगैरह को मारकर स्वयं सत्ता में आया था, आगे बताएंगे आपको। बट ये 7 संतानें, बड़ा बेटा यही है। रोशनारा बाग भी दिल्ली में है, रोशनारा का मकबरा दिल्ली में है, औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली में एक बहुत बड़ा पार्क है ये, इसलिए हर अच्छे बुरे काम में रोशनारा औरंगजेब का साथ देती थी। जहानारा ये हर अच्छे बुरे काम में अपने पिता शाहजहां का साथ देती थी। और गौहनारा हर अच्छे बुरे काम में दाराशिकों का साथ देती थी। रोशनारा औरंगजेब का साथ देती थी। तो इसलिए ध्यान रखें, जहानारा के कहने पर शाहजहां ने दिल्ली में चांदनी चौक बसाया था। एक बार प्रश्न पूछा गया, दिल्ली में चांदनी चौक किसने बसाया? शाहजहां का नाम न दिया हो तो जहानारा लगाना है, क्योंकि शाहजहां ने जहानारा को फर्स्ट लेडी का स्टेटस दिया था। मुमताज महल के डेथ के बाद शाहजहां ने अपनी पुत्री जहानारा को फर्स्ट लेडी, पहली महिला, इसी को घोषित किया था। वैसे शाहजहां का हर अच्छे बुरे काम में साथ देती थी। ये भी कहा जाता है कि शाहजहां का इससे नाजायज संबंध भी था। इसकी शक्ल, यानी जहानारा की शक्ल मुमताज महल से मिलती जुलती थी। शाहजहां इसके कहने पर चांदनी चौक बसाया दिल्ली में। तो इस तरह से इसका काफी बड़ा रोल है। शाहजहां के डेथ के बाद, मुमताज महल के डेथ के बाद शाहजहां ने क्या क्या बनवाए हैं? शाहजहां बिल्ट, शाहजहां ने कई चीजें बनवाई हैं। एक तो शाहजहां ने 1632 से 1654, कहीं कहीं 1631 से 1653 भी दिया है, ताजमहल का निर्माण करवाया है। ताजमहल भी विवादित था, कहा गया यहां तेजस्वी महल था। कुछ एक हिस्टोरियन, वैसे हिस्टोरियन नहीं, थोड़ा बहुत विवाद में था। ताजमहल जहां है, पहले यहां एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम तेजस्वी महल, तेजस्वी महल, क्योंकि ताजमहल में एक ऐसा जगह है जहां से पानी टपकता है। कहा गया कि शिवलिंग यहाँ रखा जाता था, इस पर पानी टपकता था। शाहजहां ने तेजस्वी महल को ताजमहल में कन्वर्ट करवा दिया। इसके लिए एक रिट फाइल भी किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने निर्णय दिया कि यहाँ कोई तेजस्वी महल मंदिर नहीं था, यहाँ शुरू से ही ताजमहल था। तो ये विवाद था, लेकिन अब ये विवाद खत्म हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहाँ केवल और केवल ताजमहल था, यहाँ कोई मंदिर नहीं था।
साइंटिस्ट का ये कहना है कि ताजमहल ये यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है। संगमरमर पानी को अपनी अंदर सोखता है और जब पानी सोख लेता है तो उसके निकलने का एक स्थान बनाया गया है जहाँ से ये पानी निकल कर बाहर आ जाता है, अन्यथा संगमरमर येलो पड़ जाएगा, पीला हो जाएगा। इसलिए इसको साइंटिफिकली ऐसा बनाया गया है, ये बताया जाता है। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह था या यह सर अकबर लिखा? क्या सोनू कुमार क्या कहना चाह रहे हैं? शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह दैट और यह सर ए अकबर लिखा। बेटा दारा शिकोह ठीक है। दारा शिकोह की तुलना अकबर से किया गया है कि अकबर की तरह दारा शिकोह बेहद उदार प्रवृत्ति का था, तो आप दारा शिकोह ही लगाएं। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा था। इसलिए बेटे ध्यान रखें, यहाँ कोई मंदिर नहीं था ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। यहाँ केवल ताजमहल था। इसको बनाने में 22 वर्ष लगे हैं और ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष लगे हैं। 20,000 कर्मचारी दिन रात काम किए हैं। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया है और इसके वास्तुकार आर्किटेक्ट ईरान से बुलवाए गए थे, उस्ताद ईशा खान, और दूसरे थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद ईशा खान ताजमहल के पूरी डिज़ाइन तैयार किया था, वास्तुकार थे, जबकि इस पर जो कलाकारी किया गया है बिल्डिंग पर उसे अहमद लाहौरी ने तैयार किया था, उसे अहमद लाहौरी ने बनवाया था। दोनों का नाम आता है, लेकिन एक बार एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसमें अहमद लाहौरी चॉइस में नहीं था, इसलिए उस्ताद ईशा खान का नाम ज़्यादा आता है। बेटे ताजमहल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो ताजमहल को बनाने वाले थे इनके हाथ कटवा दिए थे, बट ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। डिस्कवरी वगैरह में इसको दिखाया है कि शाहजहां ने इन बनाने वाले कारीगरों का, काम करने वाले लोगों का और इन आर्किटेक्ट्स वगैरह का हाथ कटवा दिए थे, बट ऐसा कहीं लिखित प्रूफ नहीं है। स्टोरी टाइप की चाहे जो भी जहाँ पढ़ लो आप। हमारे ख्याल से तो इन जो बनाने वाले थे, आर्किटेक्ट थे या इसमें कारीगर थे, जितने भी लोग थे, शाहजहां ने इनको इतना पैसा दे दिया इनके आने वाली जनरेशन को काम न करना पड़े, इसलिए इतना पैसा दे दिया कि ये लोग काम पे नहीं जाते थे। तो बाद में लोग पूछते होंगे कि भाई तुम काम पे क्यों नहीं जाते, हाथ कटवा के बैठे हो क्या? इस तरह से प्रेज न बन गया हो, इस तरह कहा जाता है शाहजहां ने इतना पैसा इनको दे दिया कि ये लोग काम पे ना जाएं, तब इनकी पीढ़ियां बैठकर घर पर खाना खाएं, कोई आवश्यकता नहीं काम। तो ताजमहल दुनिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग है, प्रेम की निशानी है। अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में इसको बनवाया था। बेटा एक पॉइंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल के बगल में एक काला ताजमहल शाहजहां बनवा रहा था, ब्लैक ताजमहल, लेकिन वो बन नहीं पाया है। कहते हैं इसके जस्ट अपोजिट साइड में, यानी इसके जस्ट विपरीत दिशा में, साइड अपोजिट में कहा काला ताजमहल बनवाना चाहता था, लेकिन बना नहीं। कुछ काले ताजमहल की निशानी बगल में पाई गई है, बट बना नहीं पाया। तो शाहजहां का ताजमहल विश्व में सबसे सुंदर है और सबसे कीमती भी था उस समय। कहा जाता है कि आज दुनिया में सबसे कीमती बिल्डिंग मुकेश अंबानी का एंटीला पैलेस है। एंटीला पैलेस मुंबई में एलमंड रोड पर है, 27 मंजिला है, जिसमें स्टेयर्स वगैरह चांदी की लगी हुई हैं। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में, जिस समय शाहजहां शासन कर रहा था, उस समय ये दुनिया की सबसे कॉस्टली बिल्डिंग थी। और ये भी कहा जाता है कि उस समय शाहजहां दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन था। शाहजहां ने कहा गया कि खजाना खाली कर दिया ताजमहल और अन्य बिल्डिंग्स बनवाने में। बाद के मुगलों को इकोनॉमिक तंगी का सामना करना पड़ा था, राजकोष को खाली कर दिया था। बचा हुआ खजाना औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने में लुटा दिया। इस तरह से औरंगजेब के डेथ के बाद जो उत्तराधिकारी आए उनको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। इस तरह ताजमहल की बहुत सारी खूबियां हैं
बहुत सारी बातें हैं, हमने आपको कुछ बातें और बताई थी कि ताजमहल का नमूना हुमायूं के मकबरे से लिया गया है, ताजमहल का स्पेसिमेन हुमायूं टॉम्ब से लिया गया है। और ताजमहल के नमूने के अलावा इसका जो रेड ताजमहल है वो किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को रेड ताजमहल कहा गया बेटे, जबकि एक्चुअल ताजमहल यही है। वसीम सफ़ी 3 नंबर का बेटा औरंगजेब है। बेटा नंबरिंग मत करो, नंबर आगे पीछे भी हो जाएगा, बड़ा बेटा लगाओगे बस दाराशी को। सोनू कुमार फतेहाबाद, सर शाहजहां के कोई युद्ध बताएं प्लीज़। साउथ में लड़ा था शाहजहां, गोलकुंडा की लड़ाई लड़ा, बीजापुर की लड़ाई लड़ा, अहमदनगर की लड़ाई लड़ा, बीदर की लड़ाई लड़ा, बरार की लड़ाई लड़ा। 4 लड़ाइयाँ तो यही हैं। शाहजहां अपने शासनकाल में भी लड़ा और शाहजहां जहांगीर के समय में भी लड़ा। ऐसी लड़ाइयाँ नहीं है जैसे पानीपत की लड़ाई। ये चारों जो लड़ाई बताए हैं डायरेक्ट हमला था। गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर, इन सबको शाहजहां ने डायरेक्ट हमले बोलकर कैप्चर कर लिया। अभी दक्षिण में शिवाजी नहीं आए हैं, औरंगजेब के समय में शिवाजी आएंगे, तो औरंगजेब शिवाजी में लड़ाइयाँ हुई हैं तो बताएंगे। शाहजहां के अंतिम समय में सामूगढ़ की लड़ाई थी 1658 में, वो भी बताएंगे। शाहजहां के समय में एक धर्मत की लड़ाई थी, शाहजहां के समय में धर्मत की लड़ाई, वो भी 1658 में है। आगे बताएंगे सोनू। वसीम भाई नंबरिंग इनका ना करिए क्योंकि इसके बीच में कई बेटे, 14 संतानें थी मुमताज महल की, 14 में से केवल 7 जिंदा थी, 7 जिंदा थी, 7 मर गई थी। अब इसमें पुत्रियों का नाम हमने नीचे लिख दिया है, इनमें से कई पुत्रियां औरंगजेब से बड़ी थीं, एक आध पुत्री औरंगजेब से बड़ी थी, इसलिए सीरियल ऑर्डर पे ना जाइए। बड़ा बेटा दारा शिकोह था, ये ध्यान रखें बस। बाकी औरंगजेब सबसे कट्टर था। औरंगजेब आगे चलकर उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ा और इस उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करके स्वयं सत्ता में आया था। आगे बताएंगे आपको। तो ताजमहल के बारे में जो बातें बताई आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम 2-4 बातें इसमें लिखवा देते हैं। दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। इसका आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईशा खान। दूसरे थे अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी। इन दोनों को ईरान से बुलाया गया था। ताजमहल के लिए सफेद संगमरमर मकराना से मंगवाया था। ये राजस्थान में, सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया था। तो 22 वर्ष लगे, 20,000 कर्मचारी काम किए। ताजमहल का नमूना हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। ताजमहल का पेरेंट्स हुमायूं का मकबरा है। पेरेंट्स माने माँ बाप, मम्मी पापा। इसके अलावा शाहजहां ने कुछ और बिल्डिंग्स बनवाए जिसमें मुगल कोष खजाना खाली कर दिया था।
पर्ल मॉस्क, या इसको मोती मस्जिद भी कहते हैं, मोती मस्जिद। बेटे ये आगरा लाल किले के अंदर है। हिंदी में पर्ल मॉस्क माने मस्जिद लिख सकते हैं, लेकिन वैसे हिंदी में इसको मोती मस्जिद कहा जाता है। आगरा लाल किले के अंदर है। समर सोनी सर शहरयार ही दावर बख्श था, टाइटल है दावर बख्श शहरयार की, दावर बख्श टाइटल है। पर्ल मॉस्क आगरा लाल किले में। लेकिन याद रखें आगरा लाल किला अकबर ने बनवाया था। ये प्रश्न अगर पूछा जाए, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आगरा लाल किला किसने बनवाया, तो अकबर ने। आगरा लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? आगरा लाल किले के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। एक मोती मस्जिद और है, लाहौर फोर्ट में। याद रखें दो मोती मस्जिद हैं, दोनों शाहजहां ने बनवाया। इसके अलावा नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद ये भी रेड फोर्ट आगरा लाल किले में। दो पर्ल मॉस्क दोनों अलग अलग जगह पर शाहजहां ने बनाया। नगीना मस्जिद आगरे लाल किले में, ये भी शाहजहां ने बनवाया। इसके अलावा दिल्ली रेड फोर्ट, ये शाहजहां ने बनवाया। तीन प्रमुख बिल्डिंग हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल। दीवाने आम आम लोगों के लिए, दीवाने खास 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 मंत्रियों के लिए। रंग महल में कॉमेडी नाइट टाइप का होता था। तो दिल्ली लाल किला बेहद इंपॉर्टेंट किला है। दीवाने आम की दीवार पर शाहजहां ने लिखवाया है कि अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, तो अमी अस्ते अमी अस्ते अमी अस्त। अर्थात यदि इस जमीन पर, यदि इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। कश्मीर के बारे में ये शब्द शाहजहां ने दिल्ली लाल किले के दीवाने आम की दीवार पे लिखवाया है। और चश्मे शाही पार्क, चश्मा शाही पार्क शाहजहां ने श्रीनगर में बनवाया है। शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां ने बनवाया है। राष्ट्रपति भवन के सामने मुगल गार्डन है, वो मुगलों ने नहीं लगवाया, वो एडविन लुटियंस ने बनवाया है। नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियंस था। दिल्ली राष्ट्रपति भवन के पास मुगल गार्डन एडविन लुटियंस की डिजाइन है वो। बट शाहजहां ने चश्मा गार्डन श्रीनगर में, शालीमार गार्डन लाहौर में, पिंजोरा पिंजोर PINJORE पिंजोर गार्डन हरियाणा में सूरजकुंड के पास में शाहजहां ने लगवाया था। लेकिन शाहजहां ने कश्मीर की बड़ी तारीफ किया है।
श्रीनगर की वैलियों को देखकर, वैलीज आप श्रीनगर को देखकर शाहजहां ने कहा कि इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इट इज हियर, इट इज हियर एंड इट इज हियर। यानी यस, यदि इस धरा पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। ये बात इसने दिल्ली लाल किले के दीवाने आम की दीवार पर लिखवाया है। दीवाने खास में शाहजहां ने तख्ते ताउस बनवा के रखवाया था। इस जगह पर तख्ते ताउस, तख्ते ताउस, या इसको पीकॉक थ्रोन भी कहा गया है। मयूर सिंहासन, शाहजहां ने मयूर सिंहासन अथवा तख्ते ताउस दीवाने खास में रखवाया था। इसी तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा जड़ा है, कोहिनूर डायमंड। पूरे दुनिया में एक ही कोहिनूर है, शाहजहां ने तख्ते ताउस में जड़वाया था। और ये कोहिनूर बीजापुर के गोलकुंडा माइन से निकला था। बीजापुर के गोलकुंडा खान से कोहिनूर हीरा निकला था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर ने जब दक्षिण भारत पर हमला किया तो कोहिनूर लूटकर दिल्ली लाया था। बाद में ये कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत में फिर चला गया, क्योंकि दक्षिण में, साउथ इंडिया में चोल डायनेस्टी वगैरह स्ट्रॉन्ग किंगडम के रूप में डेवलप हुई। उस नॉर्थ पर हमला किया तो कोहिनूर हीरा फिर साउथ में चला गया। बाद में ग्वालियर के राजा के पास कोहिनूर हीरा आ गया। ग्वालियर के राजा ने जीत लिया था इसको। जब बाबर इंडिया पर हमला किया तो हुमायूं ग्वालियर पर अटैक किया। ग्वालियर के किंग ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दे दिया। हुमायूं ने उस हीरे को बाबर को गिफ्ट में दिया। हुमायूं जब ईरान चला गया, शेर शाह के उत्तराधिकारियों की कमजोरी का फायदा उठाए, फिर साउथ में हीरा चला गया। देन दक्षिण में मलिक जुमला ने, मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को गिफ्ट में दे दिया। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को तख्ते ताउस में जड़वाया। 1739 में 1739 में ईरान का किंग नादिर शाह इंडिया पर आक्रमण किया और तख्ते ताउस को लूट ले गया। बाद में तख्ते ताउस को नादिर शाह ने तोड़ डाला, कोहिनूर निकाल लिया। 1831 में महाराजा रणजीत सिंह को ईरान के किंग जमन शाह ने कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दे दिया, क्योंकि जमन शाह इंडिया पर हमला किया था। उसकी कुछ तोपें सिंध नदी में गिर पड़ी। महाराजा रणजीत सिंह ने इन तोपों को निकलवाकर ईरान भिजवा दिया और इसी वजह से ईरान के किंग जमन शाह ने कोहिनूर हीरा 1831 में महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट में दे दिया। महाराजा रणजीत सिंह के नाबालिग पुत्र दलीप सिंह ने 1877 में कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया। वर्तमान में ये कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है। इसके दो पार्ट हैं, एक क्वीन के मुकुट में जड़ा हुआ है और दूसरा पार्ट म्यूजियम में रखा गया है। वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड हैं, उनकी क्राउन में आधा जड़ा हुआ है, आधा म्यूजियम में रखा गया है। नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया था कोहिनूर हीरा इंडिया लाने के, लेकिन जब इंडिया प्रयास कर रहा था, ईरान ने कहा मेरा शेयर है, पाकिस्तान ने कहा मेरा भी शेयर है, इंडिया ने छोड़ दिया अपने दावे, कहा जाओ अपने अपने शेयर इंग्लैंड से ले आओ। तो बेटे इसमें कोहिनूर के बारे में दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बस। एक तो बीजापुर के गोलकुंडा माइन से मिला था। बीजापुर गोलकुंडा माइन कर्नाटक में है। मुगल किंग शाहजहां ने इसे कोहिनूर हीरे को तख्ते ताउस में जड़वा दिया। 1739 में ईरान का लुटेरा नादिर शाह इंडिया पर अटैक किया, करनाल की लड़ाई लड़ा, मुगलों को हराया, तख्ते ताउस लूटकर ईरान लेके चला गया।
नादिर शाह का उत्तराधिकारी जमन शाह ने 1831 में इसे महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट में दे दिया। महाराजा रणजीत सिंह के नाबालिग पुत्र दलीप सिंह ने विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया। तो इस तरह से तख्ते ताउस का बड़ा ही इम्पोर्टेंस था। शाहजहां इस पर बैठता था, दीवाने खास में रखा जाता था, और कॉमेडी नाइट के लिए रंग महल होता था जहां मिमिक्री वगैरह किया जाता था या कॉमेडी टाइप का किया जाता था। तो शाहजहां के समय में जामा मस्जिद दिल्ली में इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद काबा मस्जिद मक्का मदीना में है। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, इसको शाहजहां ने बनवाया। और जामा मस्जिद के अंडरग्राउंड में मीना बाजार स्टार्ट किया था। मीना बाजार दिल्ली में शाहजहां ने स्टार्ट किया था। मीना बाजार दिल्ली में शाहजहां ने स्टार्ट किया। लाल किले से मीना बाजार में जाने का एक अंडरग्राउंड रास्ता भी था। मुगल घराने की महिलाएं मीना बाजार में खरीद फरोख्त करने जाती थी। शाहजहां ने चश्मा शाही गार्डन श्रीनगर में, शालीमार गार्डन लाहौर में, पिंजौर गार्डन हरियाणा में, ये प्रमुख गार्डन है। बाकी इसको गार्डन लगवाने का बड़ा शौक था। शाहजहां अपनी राजधानी दिल्ली लाया। शाहजहां ये अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया। दिल्ली का नाम अपने नाम पे रखा है शाहजहानाबाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, शाहजहां राजधानी चेंज करके शाहजहानाबाद दिल्ली ले आया। दिल्ली का नाम अपने नाम पे रखा है शाहजहानाबाद। बाबर हुमायूं दिल्ली से शासन किए हैं। अकबर राजधानी आगरा ले गया। नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाया। अकबर ने कुछ समय तक लाहौर को राजधानी बनाया, फिर आगरा ले गया। कुल मिला के अकबर की राजधानी आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर थी। लास्ट समय में अकबर की कैपिटल आगरा में ही थी। शाहजहां ने राजधानी शिफ्ट करके दिल्ली लाया। दिल्ली का नाम अपने नाम पे रखा शाहजहानाबाद। और दिल्ली में प्रवेश के लिए 5 गेट बनवाए। चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें थीं। प्रवेश के लिए कुल 5 गेट थे इसमें। ये 5 गेट कौन से थे? दिल्ली गेट, अजमेरी गेट अजमेर साइड में, लाहौरी गेट लाहौर साइड में, तुर्कमान गेट, कश्मीरी गेट। बेटे ये 5 गेट थे, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, तुर्कमान गेट और कश्मीरी गेट। इन 5 गेट्स से दिल्ली के शाहजहानाबाद में प्रवेश किया जाता था। बाकी बाहर से आने के कोई रास्ते नहीं थे दिल्ली में, इसलिए दिल्ली को दीवारों का शहर कहा गया है, वॉल्ड सिटी। अब तो दीवारें बहुत कम दिखती हैं, कहीं मेट्रो ने तोड़वा दिया है तो कई लोगों ने तोड़कर अपने मकान बना लिए हैं। लेकिन किसी ज़माने में यानी शाहजहां के समय में दिल्ली वेल प्लान्ड सिटी था। दिल्ली के शाहजहानाबाद में चांदनी चौक, दरियागंज, ईश्वर भवन, खारी बावली, ये लाल कुआं, नई सड़क, चांदनी चौक, ये सब आएगा शाहजहानाबाद में।
वेल प्लान्ड सिटी था। मिर्ज़ा गालिब का नाम सुने हों, मिर्ज़ा गालिब ने इसी दिल्ली की बड़ी तारीफ किया है। हालांकि मिर्ज़ा गालिब बाद में आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बट शाहजहानाबाद की बड़ी तारीफ किया है। शाहजहां ने ये शहर बसाया और ये शहर बड़ा फेमस, बट शाहजहां का मन बेटे दिल्ली में नहीं लगता था, अक्सर आगरा जाता था। शाह बुर्ज में बैठकर घंटों तक अपनी बेगम की याद में ताजमहल देखता रहता था, इसलिए शाहजहां ज़्यादा दिल्ली में नहीं रहता था। बट ये वेल प्लान्ड सिटी दिल्ली को उसी ने बसाया और ये तमाम चीज़ें दिल्ली में उसने बनवाया। इस तरह शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा गया है, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए किस मुगल शासक के शासनकाल को मध्यकाल का स्वर्ण काल कहा गया है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, यानी वास्तुकला का स्वर्ण काल। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेडिवल इंडिया का गोल्डन पीरियड शाहजहां का शासनकाल था। शाहजहां का शासनकाल मेडिवल इंडिया का गोल्डन पीरियड था। हिंदी का गोल्डन पीरियड अकबर का शासनकाल था। चित्रकला का गोल्डन पीरियड जहांगीर का शासनकाल था। लेकिन वास्तुकला का गोल्डन पीरियड शाहजहां का शासनकाल था। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने करवाए हैं, इस वजह से आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा गया है। या शाहजहां के शासनकाल को एरा ऑफ वाइट मार्बल कहा गया है, यानी सफ़ेद संगमरमर का काल भी कहा गया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट शाहजहां के समय में। शाहजहां की बायोग्राफी भी है, शाहजहां की बायोग्राफी भी है। शाहजहांनामा फारसी में है, इसके लेखक इनायत खान है। फारसी में शाहजहांनामा, के लेखक इनायत खान, और दूसरी है बादशाहनामा। बेटे ये भी फारसी में है, पर्शियन में। इसके लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा है। तो अब्दुल हामिद लाहौरी, बादशाहनामा दोनों शाहजहां की जीवनी है। निशांत, वास्तुकला और चित्रकला में डिफरेंस क्या है? वास्तुकला माने बेटे बिल्डिंग होता है, चित्रकला माने चित्र यानी पेंटिंग्स होता है। वास्तुकला माने बिल्डिंग भवन निर्माण कला, और चित्रकला माने पेंटिंग्स। रोहित कह रहे हैं सर टाइम हो गया है, बिल्कुल बस छोड़ने वाले हैं। वसीम, गोलकुंडा का किला बेटे बाद में बनवाएंगे, वैसे गोलकुंडा फोर्ट बड़ा फेमस है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया है। रोहित शर्मा कह रहे हैं मोती मस्जिद क्यों कहते हैं? इसलिए क्यों कि बेटे इसमें पर्ल टाइप के अन्य कलर के जो पत्थर हैं उनका प्रयोग किया गया है, मोती की तरह चमक रहे हैं। वाइट मार्बल को भी घिस करके उसको पॉलिश करके मोती की तरह चमका के उसमें लगाया गया है, जिसमें हमने आपको बताया था भी पेत्रादुरा टाइप का प्रयोग किया गया है। समर सोनी कह रहे हैं शहरयार ही, हाँ ठीक है बेटे। तो अब इतना ही, अभी 3:30 बजे से क्लास होगी, तो इसको शाहजहां आगे हम बताएंगे, ठीक है? ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।